हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम एट ओपन बाबा क्लासेस। लास्ट क्लासेस में अपन ने यूएसएसआर के बारे में जरा सा इंट्रो पढ़ा था चैप्टर का। ठीक है, अपन को पढ़ना है कि रशियन सिस्टम कैसे वर्क करता था, रशियन सिस्टम था क्या, ठीक है, वो कैसे वर्क करता था, क्या रीजन थे इसके कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर जो है वो टूट गया। इन सब चीजों के अपने स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम का था क्या, तो आप जरा इस मैप में देखिए। पहले सोवियत सिस्टम के पहले रूस को देखिए मैप में, ये रूस है। ठीक है, आप अपने मैप में एटलस निकाल के खोल के देखिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और ज्यादा देर तक मेमोरी में रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज मैं आपको मैप के थ्रू बता दूं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये क्या है, रूस, रसिया, और ये है बाल्टिक सी। देखो ये स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो नीचे है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना और ये यूक्रेन, ये सब पहले किसका पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर का। मतलब 1991 के पहले ये सारा यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और ये जर्मनी है इधर पे। जर्मनी के ईस्ट, अगर जर्मनी को बीच में से डिवाइड कर दे अपन तो ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी के इस साइड वाला किस था, कैपिटलिस्ट क्लास थी, और इस साइड वाला कौन सी थी, कम्युनिस्ट क्लास कह सकते हैं अपन, कम्युनिज्म था उस साइड पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया। अब अपन समझते हैं सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम को समझने के लिए हम क्या क्या समझ सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक पार्ट को, इकोनॉमिक कंडीशन को समझेंगे फर्स्ट। सेकंड समझेंगे उसकी पॉलिटिकल, और थर्ड उसका कल्चर और उसका प्लस सिस्टम, किस तरह का सिस्टम वहां पे वर्क करता था, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, क्योंकि बोर्ड छोटा है आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, फर्स्ट था पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि जब 1917, आपने पढ़ा होगा 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, आईआर आप हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे, आईआर में जरा सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन होगा। रशियन रेवोल्यूशन में क्या होगा कि वहां पे जो एक गवर्नमेंट का फॉर्म होगा, कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, वन पार्टी पे बिलीव करती है। वन पार्टी मतलब यहाँ पे अपोजिशन, जैसे डेमोक्रेसी में क्या रहता है, एक अपोजिशन होता है, एक रूलिंग पार्टी होती है। यहाँ पे वन पार्टी है, तो वन पार्टी मतलब एक ही पार्टी की हर जगह चलेगी। अब जरा सोचिए, आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए कि अगर इंडिया में केवल एक पार्टी होती तो क्या होता है इंडिया की कंडीशन, कोई अपोजिशन नहीं है, जो पार्टी का मेंबर कहेंगे वही गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट है, वही पार्टी है, दोनों एक चीज ही है, तब वहां पे कितना ऑटोक्रेसी आ जाएगी, है ना। तो इस कंडीशन बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है ना, इंडिया है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वन पार्टी सिस्टम। जब 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ और उसने कौन कहलाया, वन पार्टी सिस्टम लाया। ठीक है, और 1917 का रेवोल्यूशन था, ये किसके अपोजिट में था, ये अपोज करता था किसका, कैपिटलिस्ट का। कैपिटलिस्ट के अपोजिशन में ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ था, सोशलिज्म आया था वहां पे, और कैपिटलिस्ट के अपोज करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये था उसका पॉलिटिकल सिस्टम। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने वन पार्टी बोला है, इसके तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या गई होगी। वन पार्टी है तो एक की ही चलेगी,
तो कुछ समय के लिए तो कहेंगे कि लोगों में देशभक्ति वाला रहता है कि अरे हमारा कंट्री हमारा कंट्री हमारा कंट्री, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन के बाद वो पार्टी, जैसे अभी कांग्रेस का हाल देख लीजिए, जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी तो उसमें देशभक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन कोल माइंस और ये सब कितने सारे घोटाला हुए, बोफोर्स घोटाला, कोल 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो ये क्या है, ठीक है। इसलिए वन पार्टी सिस्टम हमेशा खराब माना जाता है। अब देखना, अब जब यही वन पार्टी सिस्टम इसके डिसइंटीग्रेशन का एक कॉज बनेगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल सिस्टम था। अब आ जाते हैं इसके इकोनॉमिक सिस्टम पे। इसके इकोनॉमिक सिस्टम जो था किस पे बेस्ड था, सोशलिज्म पर, सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। इसका मेन पर्पस ही था किसके अपोज में आया था, कैपिटलिस्ट के अपोज में आया था, सोशलिज्म पर बेस्ड था। और यहां पर कहा जाता है कि चूंकि यूएसएसआर, अभी आपने मैप में देखा कितना बड़ा कंट्री था, इतना बड़ा देश था, अब इसमें इतने बड़े एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज में ये रिच था। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या था, रिच था। यहाँ पे पेट्रोलियम, ऑयल, जितने भी मिनरल्स है, सारे मिनरल्स मैक्सिमम मिल जाते थे। क्योंकि उस टाइम तो जो था सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, सेकंड फेज चल रहा था, तो उस टाइम इन सारे रॉ मटेरियल्स की और जो मिनरल्स हैं, को पेट्रोलियम है, इन सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो इन सब चीजों की पूर्ति कहां से हो जाती थी, उसको अपने ही देश से हो जाती थी। तो इन सब का यूज किसने, अपने डेवलपमेंट में करता था, ठीक है। रिसोर्सेज रिच था। थर्ड चीज क्या थी वहां पे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था। वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपस में इंटरलिंक थे, ठीक है ना। सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता था वो बहुत फास्ट हो जाता था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था। नंबर 4 चीज है जो सोशलिज्म का सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सबको फ्री एजुकेशन, और ये चीज आज हमारे वेलफेयर स्टेट में भी काम आती है ना। क्या था, फ्री एजुकेशन और राइट टू फूड, सबको खाना खाने का पर्याप्त खाना मिलेगा, पर्याप्त सबको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, सबको वेजेस मिलेगा, ठीक है, समान जो समान कार्य कर रहे हैं उनके लिए समान वेजेस मिलेगा, इक्वलिटी आएगी, हेल्थ आएगा प्लस हेल्थ केयर। ये सोशलिज्म की बेसिस है। सोशलिज्म में कहा जाता है कि सबको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। जो हमारे डेमोक्रेसी में आज तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में सोशलिज्म थोड़ा अच्छा है, इस मामले में बस, ठीक है। और अगर हम देखेंगे अभी तो उसके भी निगेटिव इंपैक्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो फ्री एजुकेशन की बात कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। राइट टू फूड की बात कर रहा है, सबको खाने का अधिकार है, सबकी अच्छी बात कर रहा है। हेल्थ केयर सेंटर की बात कर रहा है, सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आप जाइए, आपका हॉस्पिटल में फ्री में चेकअप होगा, इलाज होगा, जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। कितना अच्छा सिस्टम है। और ये सब चीजें यूएसएसआर में 1991 के पहले हो रही थी, ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी। तो फिर दिक्कत क्या हुई, कुछ तो रीजन हुए, कुछ रीजन रहा होगा जिसके कारण यूएसएस को प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो अब उन सब चीजों को अपन पढ़ेंगे। इकोनॉमी में ये भी हो गया। एक चीज और थी जो उसकी इकोनॉमी को काफी हद तक, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, नंबर 5 पॉइंट दे दें अपन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा कहा जाता था कि रसिया में पिन से लेकर बड़ी बड़ी शिप तक और कार वगैरह और जितनी भी छोटी सी पिन, अल्पिन मान के चलो, सुई से लेके बड़ी बड़ी कार मोटर्स भी बनाई जाती थी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी, कार तो बन रही थी,
और छोटी सी पिन भी बन रही थी। इतनी बड़ी कार भी बन रही थी और इतनी छोटी सी पिन भी बन रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी क्वालिटी जो थी, व्हीकल्स की क्वालिटी थी और जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनकी क्वालिटीज में बहुत डिफरेंस था। क्या था? रसिया के, यूएसएसआर के जो प्रोडक्ट बन रहे थे, इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे, इंडस्ट्री किसके अंडर आ रही थी? गवर्नमेंट के अंदर आ रही थी। साथ मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे प्राइवेट नहीं थी, सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। इंडस्ट्री भी सारी गवर्नमेंट की, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, जो हाईवेज हैं, रोड है, सब कुछ काम कौन कर रहा था? गवर्नमेंट कर रही थी। तो गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी। तो वहां पे हर चीज का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा था, जब वहां के लोग और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोडक्ट से अपनी कंपेयर करते थे कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसका हम अगर कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्री से करें तो वो पाते थे कि हमारे यहाँ की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कहाँ की थी? वेस्टर्न कंट्रीज की थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपन अच्छा था। ये बार बार गिर रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। अब अपन ने दोनों सिस्टम समझ ली तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा पता करते हैं कि आखिर कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एस इज कॉजेस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट कॉज मैंने क्या बताया था? वन पार्टी सिस्टम, याद है आपको? तो इसका अपोजिट कर दूं। देखो जरा आप चीजों को सोचेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपने जब कोई चीज सिस्टम समझा है तो सिस्टम की आप कमियों को समझ जाइए, वही कारण होगा कि उसके टूटने का। ठीक है ना, वही कारण होगा उसके टूटने का। तो ऐसे ही फर्स्ट रीजन जो था इसके टूटने का वो था स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब होता है रुकावट, थमावट। जैसे मैं अभी बोल सकता हूं कि मैं थमा हूं, स्टैग्नेंट हूं। लेकिन अगर ये स्टैग्नेशन कहां कहां आ जाए? इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सिस्टम और थर्ड ब्यूरोक्रेसी। कहां कहां स्टैग्नेशन था? इकोनॉमी में स्टैग्नेशन था, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टैग्नेशन था और ब्यूरोक्रेसी में स्टैग्नेशन था। मतलब यहाँ की जो, पहले इकोनॉमी की बात करें पर, ठीक है, इकोनॉमी जो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ रेट हो लगातार 4 से 5 महीने तक एक स्टैग्नेंट हो, मतलब कम हो या निश्चित हो, लगातार कम हो रही हो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसको, उस इकोनॉमी को बोल देते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मतलब ऐसी इकोनॉमी जो बढ़ नहीं रही। मान लो कि जीडीपी अभी 3% की रेट से बढ़ रही थी, अब जो है वो 2.5 की रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जो लगातार 2.5 की दर से बढ़ती जाए धीरे धीरे कम हो रही है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो वहां की इकोनॉमी जो हो गई थी स्टैग्नेंट हो गई थी। अब जरा देखना इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टैग्नेंट इकोनॉमी पे। अब कोई भी कंट्री जो है ना वो तभी तक अच्छा माना जाएगा जब उसकी इकोनॉमी क्या हो? स्ट्रांग हो। आज जैसे यूएसए है, अगर यूएसए को हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग कंट्री है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि वहां की इकोनॉमी है सबसे अच्छी है। ठीक है ना, अगर मिलिट्री पावर अच्छी है होगी तभी हो सकती है जब वहां की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पावर अच्छी स्ट्रांग हो। क्योंकि मिलिट्री में क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। पैसा है आपके पास तो आप उसको खर्च कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप उसको खर्च कहाँ करेंगे? कैसे लाएंगे वेपन्स इतने महंगे महंगे? ठीक है, तो ये इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी। ठीक है, इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी के पीछे एक और रीजन था, वो था 1979 में यूएसएसआर ने इन्वेजन कर दिया। कहां? अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया।
मतलब मैक्सिमम जो भी रिसोर्सेस थे वो अपने किसी अदर कंट्री से लड़ने में या उसको अपनी तरफ लाने में कर रहा था। इसको बोलते हैं सैटेलाइट स्टेट बनाने में कर रहा था। सैटेलाइट स्टेट मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। सैटेलाइट स्टेट, ये वर्ड बहुत इंटरनेशनल रिलेशन में सैटेलाइट स्टेट वर्ड बार बार आएगा। सैटेलाइट स्टेट को देखो मैं एग्जांपल बता रहा, जैसे कि मेरा घर है, मेरा पड़ोस का एक दोस्त है, वो मेरे घर आता है तो मेरी मम्मी जो है हमेशा उसकी बात मानती है। मेरा घर है, वो पड़ोसी है, वो घर में आ रहा है, मेरी माँ उसकी हर बात मान रही है, मेरे घर वाले उसकी हर बात, तुम बेटा बहुत अच्छा, तुम जो कहोगे वही होगा, ऐसा वाला। और मेरे ही घर में मेरी ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में बात करें तो मेरा जो घर है वो उस लड़के के लिए, मेरे दोस्त के लिए एक सैटेलाइट स्टेट हो गया। क्या हो गया? सैटेलाइट स्टेट। मतलब अब समझो, सैटेलाइट स्टेट मतलब होता है जब किसी एक कंट्री के अंदर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, एक कंट्री में किसी दूसरे कंट्री, मतलब मेरे घर में किसी दूसरे के द्वारा, एक कंट्री में किसी दूसरे कंट्री के द्वारा बहुत ज्यादा मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। मतलब मेरे घर में मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो और वो मेरे घर के डिसीजन मेकिंग पावर में पार्टिसिपेट करता हो, और ऐसा पार्टिसिपेट करता हो कि उसको चेंज करने की भी पावर रखता हो, तो उस स्टेट को कहेंगे ये सैटेलाइट स्टेट हो गया। मतलब मेरा घर उस दोस्त के लिए मेरा सैटेलाइट घर हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये रशिया भी ये काम कर रहा था कोल्ड वॉर के टाइम कि ये अदर जो मिडिल ईस्ट एशिया है यहाँ पे क्या करना चाहता था, सैटेलाइट स्टेट बनाने में अपनी सारा पैसा वहां पे धपा रहा था पूरा ले जाके। तो वहां के लोगों को ये चीज एक नाराज करेगी। क्या वो कहते ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। अब चूंकि यहाँ की इकोनॉमी जो थी रसिया की, वो खुद स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, और तुम दूसरों को जाके कह रहे हो कि नहीं हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारा अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वहां के लोगों के लिए सबसे दुख वाला काम था ये इकोनॉमी। वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या करने लगी, कोलैप्स करने लगी, ठीक है। इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी तो लोगों की जो एस्पिरेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में, देखो इकोनॉमी से हर चीज कनेक्ट होती है। इकोनॉमी कोलैप्स की तो लोगों की जो एस्पिरेशन थी कि नहीं मेरा कंट्री, मेरा रशिया, पहले जो जब सारी कंट्रीज की जो ग्रोथ हो रही थी कम हो रही थी, तो रशिया की ग्रोथ बहुत बढ़ रही थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो लोग अचंभे में कि यार रशिया में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है। तो लोग समझने लगे तो अरे हम तो रशिया के लोग, हम एक सुपर पावर, हम एक सुपर ब्रीड है, रशिया के लोग बहुत महान होते हैं। ऐसे लोगों की धारणाएं ऐसे उनके दिमाग में बन रही थी, ठीक है। लेकिन जब जैसी इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी तो लोगों की एस्पिरेशन जो थी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा कंट्री, हमारा नेशन, ये धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा। और मेन चीज थी जब तक हम किसी इंस्टीट्यूशन में एस्पिरेशन रहती है कि हमारा इंस्टीट्यूशन तब तक ही वो इंस्टीट्यूशन चलता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा, ठीक है। आया समझ में आपको। और थर्ड क्या है, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी बहुत स्टेगनेंट हो गई। ब्यूरोक्रेसी कैसी है, जैसे अपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है जो कहा जाता है कि उसका जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके साथ काम तो करती है लेकिन एग्जीक्यूटिव पर डिपेंडेंट नहीं रहती, ठीक है ना। मतलब उसका पार्टी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता ब्यूरोक्रेसी का। जैसे डीएम है वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। वो क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था तो उनको उनके पार्टी की लोगों की बात माननी पड़ती थी। तो ब्यूरोक्रेसी भी कहती थी हाँ मुझे तो करना ही है, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। तो ब्यूरोक्रेसी भी क्या हो गई थी, जो लोगों की एस्पिरेशन थी उसको फुलफिल ना करके वो पार्टी की एस्पिरेशन, अगर तुम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो तुम्हारा काम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं हो तुम्हारा काम नहीं होगा। ये भी एक रीजन बना डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा, स्टैग्नेशन आ गया तीनों जगह पे, ठीक है। सेकंड, अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं वन पार्टी सिस्टम था, पीपल्स
सेकंड रीजन था पीपल अवेयर हो गए थे। किस तरह से अवेयर हो गए थे? अब लोगों को जब मैंने कहा था कि लोग कंपेयर करने लगे कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा है और वेस्टर्न कंट्रीज में देखो कितनी सारी फ्रीडम्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की फ्रीडम अच्छी, लिबर्टी अच्छी लगने लगी, इक्वालिटी अच्छी लगने लगी, जबकि यहाँ हमारे पे इक्वालिटी की तो बात होती थी, लेकिन रसिया में लिबर्टी की बात नहीं होती थी, इक्वालिटी की बात बहुत होती थी। बगैर लिबर्टी के इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो रशिया के लोग थे वो अपने आप को कंपेयर करते थे वेस्टर्न कंट्री से कि वहां पर तो अच्छा है, हमारे यहाँ इतना खराब है। तो ये अपन कह सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों की बढ़ने लगी थी और लोग अवेयर होने लगे थे उस सिस्टम के प्रति कि इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड, गोर्बाचोव। गोर्बाचेव ने प्रॉमिस किया था, गोर्बाचेव ने प्रॉमिस किया था कहां से? यूएसएसआर के लोगों से कि वो अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज लाएगा, लेकिन लोग जो थे वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, या फिर वो अपन ऐसा कह सकते हैं वो सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा था कि हम इस जो करप्शन हो रहा है इन सब चीजों को हम सुधारेंगे, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि लोग ये सुधारेगा। कहते ना इस पे अब विश्वास नहीं रह गया, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर खत्म होता गया जो वो उसने प्रॉमिस किया था। अब सेकंड चीज क्या है? एक तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ उसके पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग थे। कौन सी पार्टी के लोग थे? उसी के पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। और उन लोगों को क्या लग रहा था कि ये इतने जल्दी पॉलिटिकल चेंज ला रहे हैं, तो स्पीड से चेंज ला रहे हैं, तो हमारा तो सब खत्म हो जाएगा। तो हमने अपनी धाक जमा के रखी है, अगर ये सब लिबरल कर दोगे आप तो हमारे पास लोग आएंगे नहीं, क्या मतलब का हमारी धाक, ठीक है। तो इस तरह से दोनों लोग किसके अपोज हो गए? गोर्बाचेव के अपोजिट में हो गए। एक तो जनरल पीपल्स हो गए वहां के, और दूसरे ही वहां के उसके पार्टी के खुद के मेंबर ही उसका अपोज करने लगे, ठीक है। थर्ड रीजन। नंबर फोर्थ रीजन, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बाल्टिक कंट्री, यूक्रेन और स्पेशली इन रशिया, ठीक है। अब ये पहले समझ लेते हैं नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब होता है जब एक कास्ट के लोग या फिर एक एथनिसिटी के लोग, एक डिफरेंट कल्चर के लोग और एक ही प्रकार के लोग जब मिलके एक राष्ट्र बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। और ये जो एकता की भावना है कि हमारे लोग, हमारे देश, हमारी जो ज्योग्राफी लोकेशन में रहने वाले लोग, एकता की जो भावना है, और इसी भावना को कहते हैं नेशनलिज्म, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो वो जो लोग थे रशिया में कहां के? स्पेशली रशिया के मतलब जो रूस वाला पार्ट था, ठीक है, और यूक्रेन जो था, और बाल्टिक कंट्री में लातविया लिथुआना, ठीक है ना। इसके जो देखते एक और कंट्री था, एक सेकंड रुकना, बाल्टिक कंट्री, हाँ एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, 3 देश, ठीक है। जो बाल्टिक कंट्रीज थे इनके अंदर भी बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआना, इन तीनों देशों में क्या हुआ? नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो बढ़ने लगी। और तभी रशिया में एक लीडर हुआ है, अच्छा था, ठीक है, बोरिस येल्टिन, और इसने रशिया के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है इसको भड़काना शुरू किया कि नहीं हम रशिया, देखो जैसे ये समझो, जरा मैं इसको मिटा दूं, ये मान के चलो पूरा रशिया है, ठीक है, ये रशिया है और यहां पे है रूस, इतना पार्ट अकेला ये क्या है? रूस है। अब देखना सारा जो रशिया यूएसएसआर है, यूएसएसआर, ये पूरा क्या है? यूएसएसआर है। यहाँ पे इतना अकेला क्या है? रशिया है। और यहाँ पे बाल्टिक कंट्री है, जो सेंट्रल कंट्री है, कुछ बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं। अब लेकिन जो रेवेन्यू जो होता था, रेवेन्यू सारे पार्ट से, मतलब हर कंट्री से कलेक्ट होता था, 15 स्टेट थे, ठीक है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था,
रेवेन्यू का लेकिन 60 to 70% ये अकेला खर्च किसमें होता था, रशिया में होता था। आप देखना रेवेन्यू ये सारे लोग दे रहे हैं, टैक्स सब लोग दे रहे हैं, लेकिन खर्च रेवेन्यू का सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता था, रशिया में होता था। अभी अपने यहाँ पे जो फाइनेंशियल कमीशन जो है हर 5 साल में जिसका गठन हमारे प्रेसिडेंट जी द्वारा किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है कि हर स्टेट में जो रेवेन्यू है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन यहाँ पे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो ये बोरिस यल्टसिन ने लोगों के अंदर फीलिंग भगा दी, लोगों को भड़का दिया। देखो भाई लोग, हमारा देश, हमारा रशिया जो है, ये हमारा रशिया जो है सबसे महान है। किसने भड़काया, बोरिस यल्टसिन की रशिया महान है, रशिया ग्रेट रशिया की बात करने लगा है, ठीक है। और जबकि यहाँ के लोग क्या करने लगे, बाल्टिक कंट्रीज और यूक्रेन के लोग कहने लगे भैया 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 सुनो, पहले हमारी बात तो सुनो। क्या सुनो, कि हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी टैक्स देते हैं, वी आर ऑल्सो द टैक्स पेयर्स। जब हम टैक्स पेयर हैं तो हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, सारा खर्च कहाँ हो रहा है, रशिया में हो रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ के लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आ गई कि नहीं, हमारा राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, और ये सब रीजन बना डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, ठीक है। ये जो चीजें थी, ये मेन चीजें था जिसके कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। अब एक और अपन कह सकते हैं, मैं बीच में, हालांकि मैं इसको इस वाले रीजन को बता चुका हूं, लेकिन एक रीजन और अपन कह सकते हैं कि करप्शन। आप लिखना चाहो अलग से एक और पॉइंट बना दो, करप्शन इज ऑल्सो द फैक्टर। अब जहां पे भी करप्शन है, करप्शन यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का बढ़ गया। जो पार्टी के लोग थे उनका काम जल्दी हो जाता था, और जबकि जनरल पीपल से उनका काम नहीं होता था, तो बेचारे परेशान थे। जब भी परेशानी होती है लोग आंदोलन करते हैं, लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है। और एक और काम था आर्म रेस, ठीक है। एक और रशिया का जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का एक और रीजन है आर्म रेस। आर्म रेस क्या होता है समझ लेते हैं पहले। मान लो कि ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ठीक है। ए कंट्री है और बी कंट्री है। रियलिज्म एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है रियलिज्म में कहा जाता है कि अगर ये दो पड़ोसी देश हैं, अगर ये अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, ठीक है, ये अपना मिलिट्री पावर बढ़ाता है, मान के चलिए, ठीक है, तो या तो बी क्या करे, ए की रिस्पेक्ट में बढ़ाए। ए ने मान लो कि 5 रुपए खर्च किए, ठीक है, तो बी भी क्या करे, 5 रुपए खर्च करके अपना मिलिट्री पावर बढ़ा ले, ठीक है, मिलिट्री पावर बढ़ा ले। दूसरा तरीका क्या होता है कि ए ने मान लो कि 5 ना करके 1000 रुपए खर्च किए। अब लेकिन बी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी नहीं है कि 1000 रुपए खर्च कर पाए, तो बी क्या करता है कि ये मान लो कि 1000 रुपए खर्च किए, ठीक है, ये मान लो कि 100 रुपए कहेगा, हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम DEF जो अदर कंट्रीज हैं इनका एक अलायंस बना लेते हैं। कब बना रहे थे, अलायंस बना रहे थे। अगर मान लो कि कभी हम पे अटैक करेगा तो हम सब मिलके इसको हरा देंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है रियलिज्म की थ्योरी में। अब ए की जगह लेके चलो आप, कौन, यूएसए एक बड़ा मिलिट्री पावर था, और बी की जगह लेके चलो कौन, यूएसएसआर। अब देखना दिक्कत क्या हो रही थी, ए का मिलिट्री पावर, ए का इकोनॉमिक पावर बढ़ रही थी तो वो मिलिट्री बढ़ा रहा था, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो मिलिट्री पावर बढ़ा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएसएसआर की जब इकोनॉमी डाउन हो रही थी तब भी ये अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था। अब इसने किसी देश की सहायता नहीं ली, हालांकि अलायंस बनाया था, ठीक है। इसका जो यूएसएसआर का अलायंस था वो वर्सो पैक्ट था, WARSAW, वर्सा पैक्ट। मतलब जितने भी जो सेंट्रल एशियन कंट्री जो थे और
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे और सेंट्रल एशियन कंट्री जो थे और रशिया के जो भी कंट्री थे, ये सब किस में थे, वर्सो पैक्ट में थे। और अमेरिका ग्रुप वाले किस में थे, नाटो में थे। अपन पढ़ चुके हैं, ये तुम पहले बता चुके थे, ठीक है, इसमें थे। अब देखना कि इसका इकोनॉमी घट रही है, ठीक है, और मिट्टी पार बढ़ा रहा है, तो कैसे पॉसिबल है। सारे रिसोर्स मतलब क्या है, जो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च होने चाहिए थे, लोगों की फ्री एजुकेशन के लिए खर्च होने चाहिए थे, लोगों की अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे वहां खर्च ना होकर मिलिट्री में जाके खर्च होंगे। और मिलिट्री में जाके खर्च होंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स करती जाएगी और लोगों के अंदर असंतोष बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप आपको एंजॉय किया होगा, आपको मजा आएगा। अपन एक कॉन्सेप्ट को लेकर बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं डेली आप उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।